सबलाइम स्टोरी पेश करता है क्वीन ऑफ कार्टवे। ये कहानी एक सच्ची कहानी है। ये कहानी आधारित है फियोना म्यूटेसी के ऊपर, जहां कहानी शुरू होती है साल 2007 एक छोटी सी बस्ती कार्टवे से, जो कि उगांडा देश की कैपिटल सिटी काम्पाला में है। और वही हम एक 10 साल की लड़की फियोना को देखते हैं, जो अपनी 4 भाई बहन और माँ के साथ उस बस्ती में रहती है। फियोना के पिता की मृत्यु हो चुका है, इसलिए इनका गुजारा मकाई बेचकर होता है। फियोना और उसकी छोटा भाई ब्रायन अपनी माँ नाकू की हेल्प करते हैं मार्केट में मकाई बेचकर। साथ ही फियोना अपने नन्हे भाई रिचर्ड का भी ख्याल रखती है। फियोना की बड़ी बहन नाइट को एक लड़का पसंद है, जिसका नाम थियो है। वो हमेशा अपनी छोटे भाई बहन को थियो के बारे में बताती रहती है, क्योंकि थियो एक पैसे वाला होता है। लेकिन उसकी बॉयफ्रेंड थियो को उसकी माँ नाकू पसंद नहीं करती। और जब थियो नाइट को बाहर ले जाने के लिए उसके घर आता है, तो नाकू उसे गाली दे के भगा देती है, क्योंकि थियो एक पैसे वाले के साथ साथ लफंगा भी होता है। अपनी माँ की इस हरकत से नाइट बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन नाकू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे अच्छी तरह पता है अगर वो एक दिन भी मकाई ना बेची तो उन्हें रात को भूखा सोना पड़ेगा, इसलिए वो नाइट को मकाई बेचने भेज देती है। अब हम कटिंडे को देखते हैं, जो अपने एक पुराने दोस्त से मिलने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में आए होते। दरअसल उनका दोस्त उन्हें कुछ दिन पहले कोच की जॉब ऑफर किया था, लेकिन कटिंडे उसे मना कर दिए थे, क्योंकि उन्हें इंजीनियरिंग की जॉब करनी थी, जहां वो इंटरव्यू में रिजेक्ट भी हो जाते। अब कटिंडे उस स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के जॉब को करना चाहते, जब तक उन्हें इंजीनियर की कोई दूसरा जॉब नहीं मिलता। उनका दोस्त मान जाता है और उन्हें ये जॉब दे देता है। अब ब्रायन और फियोना को देखते जहाँ वो मार्केट में मकाई बेच रहे होते, लेकिन ब्रायन अपनी अतरंगी डांस दिखाते हुए अपने हिस्से की मकाई जल्दी बेचकर कहीं चला जाता है। फियोना हैरान होती है कि वो हर रोज इसी तरह कहाँ जाता है। दरअसल ब्रायन जाता है कोच कटिंडे के पास, जो गरीब बच्चों को फ्री में फुटबॉल सिखाते हैं। लेकिन ब्रायन को फुटबॉल पसंद नहीं, क्योंकि इसमें बहुत चोट लगती है। इसलिए कटिंडे उसे चेस खेलने की सलाह देते हैं और उसे बताते हैं कि अमीर लोगों की खेल है, जिसे तुम पैसे भी कमा सकते हो। पैसे की बात सुन के ब्रायन उनका विश्वास नहीं करता, जिसे कोच कटिंडे उसे बताते हैं कि कॉलेज के दिनों में वो अनाथ होने के कारण उनके पास पैसे नहीं थे फीस देने के लिए, जिसे वो अमीर लड़कों को चेस से हराते थे और उन पैसों से वो फीस भरा करते थे। ये सुन के ब्रायन चेस सीखने के लिए उतावला हो जाते। अगले दिन ब्रायन फिर ऐसे करता है, लेकिन इस बार फियोना उसका पीछा करती है। फियोना देखती है कि उसी की तरह बहुत सारे बच्चे होते हैं, जिसमें ब्रायन भी शामिल होता है, और वो सब एक आदमी को कोच बुलाते हैं, और वो आदमी भी सबको प्यार से सुपरस्टार के बुलाता है और खाना भी खिलाता है। फियोना ये सब बाहर चुपके से देख रही होती है, और तभी कोच कटिंडे भी उसे देख लेते और अंदर बुलाते। वहाँ के बच्चे उसे पसंद नहीं करते, उसे चिढ़ाने लगते, क्योंकि वो बहुत गंदी लग रही थी और उसकी ड्रेस काफ़ी मैली भी थी। फियोना यहाँ पे बहुत गुस्सा हो जाती है और वो सबसे लड़ाई करने लगती है। उसकी गुस्सा और सास को देख कोच कटिंडे इम्प्रेस हो जाते और उसे खाना भी देते। फियोना उस खाने को ऐसे खाती कि मानो बहुत दिनों से वो इतना अच्छा खाना नहीं खाया हो। खाना खाने के बाद कोच ग्लोरिया को फियोना से मिलाते और उसे चेस सिखाने को कहते। ग्लोरिया फियोना से उम्र में काफ़ी छोटी होती है। वो उसे चेस प्लेयर के बारे में बताती है। फियोना चेस के बारे में कभी नहीं सुनी थी, उसे ये खेल बहुत पसंद आता है। लेकिन ग्लोरिया भी कुछ देर के बाद उसे भगाने लगती है, क्योंकि उसके शरीर से बहुत बदबू आ रही होती है। इसलिए वो घर जाके पहले नहाने लगती है। रात को फियोना और ब्रायन खाना खाने से मना कर देते हैं, जिसे उसकी माँ नाकू को ये अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अगले दिन फियोना नहा के अच्छे कपड़े पहन के फिर से चेस सीखने जाती है, और आज ग्लोरिया उसे सिखाती है चाले चलना। उसके बाद हम देखते हैं कि रात में नाकू परेशान होकर नाइट को ढूंढने बाहर जाती है, और उसके जाने के बाद नाइट चोरी छुपे फियोना से मिलने आती है। दरअसल उस इंसिडेंट के बाद नाइट थियो के साथ रहने लगी, और ये बात वो सिर्फ फियोना को ही बताती है। अगले दिन कोच कटिंडे सबको सिखाते हैं कि चेस में कैसे प्लानिंग करते और खतरे को कैसे पहचानते। फिर हम देखते कटिंडे अपनी वाइफ सारा से मिलने जाते हैं। सारा एक स्कूल टीचर होती है, वो भी कटिंडे की तरह दिल की साफ होती है। कटिंडे सारा से फियोना के बारे में शेयर करते हैं, और फियोना की डेडिकेशन के लिए सारा उसे अप्रिशिएट भी करती है। कटिंडे और सारा की एक छोटा बच्चा भी है। कटिंडे अपने बच्चे के लिए वो सब करना चाहते हैं जो उन्हें कभी नहीं मिला, इसलिए वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के जॉब से खुश नहीं है। उन्हें अभी भी तलाश है एक इंजीनियर जॉब की, जहाँ उन्हें न्यूज़पेपर में एक एड दिखता है, और वही फियोना अपने भाई ब्रायन के साथ घर में चेस खेल रही होती है, जिसमें वो हार जाती है। फियोना अभी अभी चेस खेलना सीख रही है, इसलिए वो हार तो जाती है, लेकिन उसे बहुत जल्द अपने ओपोनेंट की चालें समझना आ जाता है। अगले दिन कोच कटिंडे उस इंजीनियर जॉब की इंटरव्यू देने जाते, जो वो न्यूज़पेपर में देखे थे।
लेकिन वहाँ से भी उन्हें रिजेक्शन ही मिलता है क्योंकि वो एक अनाथ है। दरअसल पिछले इंटरव्यू में भी उन्हें इसी वजह से रिजेक्ट किया गया था और इसी तरह सीखते सिखाते हुए ये साल खत्म होता है। अब साल आता है 2008। फियोना अब धीरे धीरे चेस में माहिर होने लगती है। वो जोसेफ को भी बहुत जल्द हराने लगती है जो कि उस ग्रुप में एक बेहतरीन खिलाड़ी होता है। ये देख कोच कटिंडे बहुत खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि फियोना ये सब किताबों से सीख रही है, लेकिन फियोना को किताबें पढ़ना नहीं आता और ये जान के कोच हैरान होते। इसका मतलब फियोना बिना किसी किताब के सहारे खुद से ही नई नई चालें चलना सीख लेती है और ये कोई मामूली बात नहीं है। अब आइवान और ब्रायन के साथ साथ सब बच्चे जीत करते हैं कि उन्हें अब अमीर बच्चों के साथ खेलना है। इसलिए अगले फॉल कोच कटिंडे जाते हैं फादर ग्राइम्स टूर्नामेंट के चेयरमैन के पास और ये टूर्नामेंट हो रहा होता है बूढ़ों की किंग्स कॉलेज में। किंग्स कॉलेज एक बहुत ही बड़ा कॉलेज होता है जहाँ पढ़ने के लिए बच्चे सपने देखते हैं और इस टूर्नामेंट के लिए बच्चे डिफरेंट कॉलेज से आने वाले हैं। इसलिए कोच कटिंडे चाहते हैं कि बस्ती के बच्चे भी उस टूर्नामेंट में भाग ले, लेकिन चेयरमैन मना कर देते हैं। दरअसल कटिंडे ये प्रस्ताव लेके पहले भी यहाँ आ चुके हैं। चेयरमैन का मानना है कि वो बच्चे स्कूल नहीं जाते और ना ही साफ सुथरे हैं। कटिंडे उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं जहाँ चेयरमैन मान जाते हैं, लेकिन वो एक बच्चे के लिए 400 येन लेंगे जो कि बहुत महंगा होता है बच्चों के लिए। फिलहाल कोच इसके लिए मान जाते हैं और पैसे अरेंज करने वहाँ से चले आते हैं, लेकिन चेयरमैन का ये मोटिव था कि किसी भी तरह वो बच्चे कॉलेज में ना आ पाए। वो उन्हें कहीं ना कहीं नफरत करते। अब कोच बस्ती में एक लोकल टूर्नामेंट में गेस्ट प्लेयर के हिसाब से फुटबॉल खेलते जिससे उन्हें कुछ पैसे मिलता है और उनका खेल देखने के लिए पूरे बस्ती के बच्चे इकट्ठे होते। दरअसल कटिंडे एक बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर होते हैं और इसी तरह से वो पैसों की भी जुगाड़ कर लेते और चेयरमैन को दे देते। अब रात को जब सारा को ये पता चलता है कि कटिंडे फिर से पैसों के लिए फुटबॉल खेले तो वो नाराज हो जाती है क्योंकि पिछली बार जब वो खेले थे तब उन्हें बहुत गंभीर चोट लगी थी। इसलिए कटिंडे सारा से वादा किए थे कि वो कभी फुटबॉल नहीं खेलेंगे। अब कटिंडे इसके लिए माफी मांगते और उसे मनाने लगते, जहाँ इन दोनों में प्यार बढ़ता है। अगले दिन नाकू को मार्केट से पता चल जाता है कि उसके बच्चे मकाई बेचने के बाद किसी आदमी के पास जुआ जैसे चेस सीखने जाते हैं और वह आदमी उन्हें कुछ खाना भी देता है। नाकू को उनकी बातों पर भरोसा नहीं होता और वही दूसरी तरफ लोकल सेंटर में आज फियोना बेंजामिन को भी हरा देती है जो उस ग्रुप का चैंपियन होता है। बेंजामिन फियोना से बहुत छोटा होता है। वो फियोना से हारने के बाद रोने लगता है, लेकिन कोच उसे संभाल लेते हैं। इस बीच नाकू यहाँ आ जाती है और अपने बच्चों को यहाँ से जबरदस्ती लेने लगती है। हालांकि कोच नाकू को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकू उनकी एक नहीं सुनती। दरअसल नाकू को लगता है कि उसके बच्चे यहाँ आके जुआ खेलना सीख रहे हैं। अब कोच मार्केट में नाकू के पास जाते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि चेस एक शाही खेल है और उसे वादा करते हैं कि इसके जरिए उसके बच्चे किंग्स कॉलेज में पढ़ सकते हैं। इसे नाकू कन्विंस हो जाती है। अब ये सब बूढ़ो चलते हैं और इस ग्रुप का नाम है सुपरस्टार। ये सब आज बहुत खुश होते हैं और जब ये सब किंग्स कॉलेज में एंटर करते हैं तो उनकी मुंह खुली की खुली रह जाती है। ये सब अपने जिंदगी में इतनी शानदार कॉलेज नहीं देखे होते। वहाँ पे कहीं कॉलेजों से बच्चे आए होते, उन सबको वेलकम स्पीच दिया जाता है और बहुत अच्छे खाना भी खिलाया जाता है। चेस टूर्नामेंट अगले दिन होता है तो इसलिए इन्हें एक कमरा दिया जाता है। बस्ती के बच्चों को बेड पे सोने की आदत नहीं होती, इसलिए सब बच्चे नीचे सो जाते। अगले सुबह जब बच्चे तैयार हो रहे होते तो इनमें से बेंजामिन रो रहा होता है क्योंकि वो बहुत नर्वस होता है। दरअसल यहाँ सब बच्चे नर्वस हो रहे होते, डर रहे होते इन अमीर बच्चों के साथ खेलने के लिए। जहाँ कोच कटिंडे सबको एक कहानी सुनाते। कल उन्हें एक कुत्ता मिला जो बहुत भूखा था, लेकिन उसे एक बिल्ली दिखाई दी। उसे खाने के लिए वो कुत्ता उसके पीछे पड़ गया, जहाँ वो बिल्ली अपनी जान बचाने के लिए अपनी जी जान लगा के भागने लगी और वो बच गई। ये कहानी सुन के सब बच्चे बहुत खुश होते, लेकिन तभी कोच मोटिवेट करते हुए कहते कि इस कहानी में कुत्ते अमीर लड़के हैं और वो बिल्ली तुम सब हो जिसे आज अपनी जी जान लगा के भागना होगा, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। ये सुनने के बाद सब बच्चे बहुत मोटिवेट हो जाते। अब टूर्नामेंट शुरू होता है और यहाँ पे फियोना किंग्स कॉलेज की चैंपियन को हरा देती है, जिससे कि उगांडा चेस फेडरेशन की मेंबर्स इंप्रेस हो जाते और उसे गोल्ड मेडल से पुरस्कृत करते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद फियोना को विश्वास नहीं होता है कि वो एक अनफोर्ड होकर किंग्स कॉलेज की चैंपियन को हराया है। कोच उसे अगले दिन अपने घर बुलाते और फियोना भी अच्छे कपड़े पहन के कोच कटिंडे के घर जाती है, जहां वो उनकी पत्नी सारा से मिलती है। सारा से फियोना की अच्छी दोस्ती हो जाती है, जहां सारा फियोना को बुक्स पढ़ना सिखाती है। अगले दिन ब्रायन और फियोना मकाई बेच रहे होते हैं, जहां ब्रायन का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता। इसलिए फियोना अपना सारा पैसा एक बाइक वाले को दे देती है, जिसे वो ब्रायन को हॉस्पिटल लेने में मदद करता है। और फियोना, ब्रायन और उसकी मां नाकू ये तीनों उस बाइक में मेडिकल जाते हैं,
जहाँ डॉक्टर नाकू को बताते हैं कि चोट बहुत गहरी है और दर्द कम करने की दवा कल आएगी, इसलिए उन्हें कल तक वेट करना होगा और नाकू के लिए एक और दिन हॉस्पिटल में रहना वो एफोर्ड नहीं कर पाएगी। इसलिए वो डॉक्टर को बिना दवा के सहारे टाके लगाने को कहती है, जिससे ब्रायन को बहुत दर्द होता है। अब इलाज के बाद जब नाकू को बिल पेड करने को कहा जाता है तब वो चोरी छुपे वहाँ से अपने बच्चों के साथ भाग आती है। घर आने के बाद इनका मकान मालिक उनको किराया मांगती है, लेकिन उनके पास पैसे ना होने के कारण उन्हें घर से निकाल देती है। हालांकि नाकू उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। अब नाकू अपने बच्चों को लेके सड़क पे आ जाती है। आज वो बहुत दुखी होती है, वो अपने पति को बहुत मिस कर रही होती है। अब इनको रात काटनी पड़ती है एक खुली झोपड़ी में। अगले दिन फियोना से मिलने कोच कटिंडे आते। दरअसल वो यहाँ इसलिए आए होते हैं कि फियोना अब चेस खेलना छोड़ रही है। वो चेस प्रैक्टिस करने नहीं जाती क्योंकि अब वो अपनी माँ की पूरी तरह मदद करेगी पैसे कमाने में। कोच उसे समझाते हैं कि चेस के जरिए वो सब कुछ कर सकती है जो वो आज करना चाहती है और वो उसे अपने साथ एक राउंड चेस खेलने के लिए कहते हैं। और इस राउंड में फियोना बहुत जल्द हार जाती है। वो अपने किंग को सरेंडर कर देती है। दरअसल फियोना अपने फैमिली को लेकर बहुत उदास होती है। वो हार मान चुकी होती है, लेकिन कोच उसे मोटिवेट करते हैं और उसे कभी हार ना मानने को कहते हैं। उसी रात नाइट उनसे मिलने आती है। फियोना उसे देख बहुत खुश होती है, लेकिन नाइट को थियो के साथ देख नाकू बहुत गुस्सा हो जाती है। इन दोनों में आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाता है और इस सब के कारण नाइट चली जाती है, लेकिन जाते जाते वो फियोना को कुछ पैसे देती है। हालांकि नाकू के लिए वो पैसे हराम किए, फिर भी उसे अपने फैमिली के लिए उस पैसे को रखना पड़ता है। अगले दिन फियोना और ब्रायन फिर से चेस प्रैक्टिस करने उस लोकल सेंटर में जाते हैं और उनकी वापसी में सुपरस्टार ग्रुप की हर बच्चे बहुत खुश होते। अब साल आता है 2009, जहाँ फियोना एक पे एक टूर्नामेंट जीतते जा रही है और साथ ही उनकी फैमिली दूसरे मकान को भी शिफ्ट हो जाते हैं। इस सब के बीच से फियोना ही नहीं बल्कि पूरे सुपरस्टार ग्रुप सारा से पढ़ना भी सीख रहे होते। कोच कटिंडे पर्सनली उसे बहुत अच्छे अच्छे चाले चलना सिखाते हैं, जिसे कि वो जूनियर नेशनल चैंपियनशिप टूर्नामेंट को भी जीत लेती है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और एक पल ऐसा भी आता है जब कोच उसके साथ एक प्रैक्टिस गेम खेल रहे होते हैं तो फियोना उनके सिखाए चालों को ना चल के अपनी चालें चलती है और उन्हें हरा देती है। ये देख कोच भी हैरान होते हैं क्योंकि फियोना अब कोई मामूली लड़की नहीं रही। वो अपने दिमाग में आगे की 8 चालें सोच लेती है। इसलिए कोच सोचते हैं कि वो राबुसनी की टूर्नामेंट में खेल के देश की टॉप प्लेयर बन सकती है, क्योंकि राबुसनी टूर्नामेंट एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है और फियोना की बहुत चांसेस है कि वो एक ग्रैंड मास्टर बन सके। इसलिए वो इसके बारे में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में यानी कि अपने दोस्त से बात करते हैं, लेकिन उनके दोस्त को ये सब पागलपन लगता है। और तभी उन्हें मिसेस गेली नाम से किसी की कॉल आता है और वो उन्हें बताती है कि सूडान इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट के लिए उनके बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। इससे कोच कटिंडे बहुत खुश हो जाते हैं। दरअसल इस टूर्नामेंट में पूरे अफ्रीका के बच्चे खेलने आएंगे और इसका खर्चा उठाएगा यूनाइटेड नेशन। इसलिए वो अगले ही पल फियोना की माँ से मिलने चले जाते ताकि वो उनसे परमिशन मांग सके फियोना को सूडान लेने की। नाकू सूडान का नाम सुन के घबरा जाती है क्योंकि सूडान यहाँ से मीलों दूर है। कोच उसे कन्विंस करते हैं और उसे बताते हैं कि बच्चे लौटने के बाद वो उन्हें सारा के स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। और ये बात सुन के वो कोच कटिंडे को परमिशन दे देती है। अब कोच कटिंडे, फियोना, आइवान और बेंजामिन सूडान जाते हैं। ये तीनों बच्चों के लिए पहली बार होता है फ्लाइट में सफर करना, इसलिए तीनों बहुत डर रहे होते। और जब ये सब सूडान पहुंचते तो ये सब बहुत एंजॉय करते। वहाँ के लाइफस्टाइल उन्हें बहुत पसंद आता है। और जब इनकी मैच शुरू होता है तो ये देखते हैं कि वहाँ के हाईली क्वालिफाइड और अमीर घर के बच्चे खेलने आए होते। फियोना की ओपोनेंट जो कि एक लड़की होती है, वो फियोना को छोटी नजरों से देखती है। वो उसे बताती है कि उसकी कोच एक ग्रैंड मास्टर है। अगर वो भी एक ग्रैंड मास्टर बनी तो उसे भी स्टाइपेंड यानी पैसे मिलेगा। और एक ग्रैंड मास्टर बनने के लिए इंटरनेशनल फेडरेशन की अप्रूव टूर्नामेंट में 50% गेम्स जीतना होगा। ये सुनने के बाद फियोना मायूस हो जाती है क्योंकि उसके मन में भी एक ग्रैंड मास्टर बनने की इच्छा होती है। और जब गेम शुरू होता है तो फियोना उसे कुछ ही चालों में हरा देती है और इस तरह से वहाँ पे भी फियोना छा जाती है और सुपरस्टार ग्रुप अपने देश उगांडा की नाम रोशन करते पहला प्राइज जीत के। और फियोना घर लौटने के बाद उसकी माँ नाकू बहुत खुश होती है, लेकिन फियोना को पता चलता है कि अब उसकी बड़ी बहन नाइट घर लौट आई है क्योंकि उसकी बॉयफ्रेंड थियो ने उसे धोखा दे दिया है। अगले दिन फियोना मीडिया में इंटरव्यू देती है जहाँ पूरे शहर के लोग उसकी वाहवाही करते। देखते ही देखते फियोना एक सेलिब्रिटी बन जाती है। उसकी चर्चा हर गली में बढ़ने लगता है, लेकिन इसके साथ साथ उसके ईगो भी बढ़ने लगता है जो कि उसकी माँ साफ जान पाती है। दरअसल जब वो सूडान से घर लौटी थी तब वो घर का खाना और उस घर को घिन भरे नजरों से देखी थी और इस सब के लिए उसकी माँ नाकू मिस्टर कटिंडे को जिम्मेदार ठहराती है। हालांकि कटिंडे को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो इस चिंता में होता है कि फियोना के टैलेंट के अनुसार अब वो काबिल नहीं रहे कि वो उसे और ट्रेन कर सके और वही फियोना भी आगे बढ़ने
पढ़ना चाहती है, वो रात भर पढ़ना चाहती है, लेकिन उसकी माँ नाको उसे सपोर्ट नहीं करती क्योंकि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है। अगले सुबह ब्रायन उसकी माँ को समझाता है कि फियोना के जरिए उनकी फैमिली की हालत सुधर सकती है, इसलिए वो उसे एक और मौका दे। इससे नाको पहले तो मना करती है, बाद में वो राजी हो जाती है। फिर नए कपड़े पहन के वो एक आदमी के पास जाती है जो कपड़े की व्यापार करता है। नाको उस आदमी को पहले से ही जानती है। वो उस आदमी को अपनी नए कपड़े खरीदने को कहती है जो उसकी माँ ने उसे गिफ्ट दी थी। वो आदमी उस कपड़े के लिए 1200 येन देने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन नाको उसे 1500 डिमांड करती है। वो आदमी 3000 भी देने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन इसके बदले में उसे कुछ वक्त उसके साथ सोना होगा। नाको इस सब के लिए मना कर देती है और 1200 येन लेके वो वहाँ से चली आती है और इसी तरह से नाको फियोना को सपोर्ट करने लगती है। अब साल आता है 2010, जहाँ फियोना और भी एडवांस हो जाती है अपनी चेस को लेके और कठिंडे उसके लिए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में भी बात करते हैं, लेकिन इस बार वो रशिया चेस ओलंपियाड के बारे में बात करते हैं जो कि फियोना के लिए एक जल्दबाजी होगी। लेकिन फियोना के जज्बे के आगे चेस फेडरेशन को घुटने टेकने पड़ता है। अब फियोना उगांडा की तरफ से रशिया जाती है। फियोना अपनी चेस को लेके ओवर कॉन्फिडेंट होती है, जहाँ कठिंडे साफ जान पाते और उसे गेम में फोकस करने को कहते। फियोना की पहली मैच होती है कनाडा से और सारे उगांडावासी अपने देश के लिए फियोना को खेलता देख बहुत गर्व महसूस कर रहे होते, क्योंकि फियोना आज इतिहास रचा होता है सबसे कम उम्र की ओलंपियाड खिलाड़ी बन के। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। फियोना कनाडा के चैंपियन से बहुत बुरी तरह हार जाती है। फियोना इस हार से बहुत टूट जाती है, वो बहुत रोने लगती है, लेकिन इस सब के बावजूद कटिंडे को उसके ऊपर अभी भी भरोसा होता है। वो उसे दिलासा देते, लेकिन फियोना की घमंड और उसके अंदर की जज्बा टूट के चूर चूर हो चुका होता है। अब कुछ दिन बाद कटिंडे को एक कॉल आता है और ये कॉल होता है ईस्ट अफ्रीका स्वरेज कंपनी से, जो कि उन्हें इंजीनियर सुपरवाइजर की जॉब ऑफर करता है। कटिंडे उनसे कहते हैं कि वो अपने फैमिली से इसके बारे में बात करके बताएंगे और वही बस्ती वाले भी इस उम्मीद में है कि फियोना अगली बार जरूर जीतेगी, लेकिन फियोना को अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें दिखाया जाता है कि बस्ती में तूफान आने वाला होता है, जहाँ घर में रिचार्ड और नाइट अकेले होते और अपनी छोटे भाई रिचार्ड की जिम्मेदारी सौंपी गई है नाइट को। नाइट थियो के बुलाने पर वो फिर से उसके साथ बाहर चली जाती है, जहाँ रिचार्ड घर में अकेला पड़ जाता है। अब तूफान और बारिश आने की वजह से पानी घर के अंदर चली आती है, जहाँ रिचार्ड की जान खतरे में आ जाता है। लेकिन तभी फियोना, ब्रायन और नाकू वहाँ आ जाते हैं, जिससे कि रिचार्ड की जान बच जाता है और इस लापरवाही के लिए नाकू नाइट के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे घर से निकाल देती है। लेकिन तभी नाइट कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे नाकू को एक और झटका लगता है और ये सारी बात जाके फियोना कटिंडे को बताती है, जहाँ कटिंडे जान पाते हैं कि इन मुश्किल हालातों में फियोना को अपनी गेम के प्रति कंसंट्रेट करना मुश्किल होगा। इसलिए फियोना हार मानने के लिए ठान लेती है। तभी कटिंडे उसे अपनी बचपन की एक किस्सा सुनाते हैं, अपनी माँ के बारे में। जब वो पैदा हुए थे तब उनकी माँ कॉलेज में पढ़ रही थी। वो अपने पिता को कभी नहीं मिल पाए क्योंकि उनके पिता एक शादीशुदा थे। वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ पले बड़े। 6 साल की उम्र में वो पहली बार अपनी माँ को देखे थे। वो अपनी माँ के साथ 2 साल तक रहे। फिर एक दिन उनके नानी माँ आके उन्हें बताया कि उनकी माँ चल बसी। वो दूसरी बार था जब वो अपनी माँ को खोए थे और इसी के साथ वो फियोना को समझाते कि जिंदगी के हालात बदलते रहते, लेकिन जिंदगी के मोहरों को फिर से सजा कर खेलना पड़ता है जीत के लिए, और उसे फिर से तैयारी करने को कहते हैं राबुसनी चैंपियनशिप के लिए। फियोना कटिंडे को रिक्वेस्ट करती है ताकि वो उनके घर में कुछ दिन रह के पढ़ सके और चेस की प्रैक्टिस कर सके। कटिंडे उसे इजाजत दे देते। अगले सुबह कटिंडे अपनी वाइफ सारा से बात करते उस इंजीनियर सुपरवाइजर की जॉब के बारे में, जहां वो सारा को बताते कि वो सुपरस्टार ग्रुप यानी बस्ती के बच्चों की मदद करना चाहते, यानी कि वो इंजीनियर की जॉब को ना करके स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में ही काम करेंगे। और इस फैसले के लिए सारा अपने पति के ऊपर प्राउड फील करती है और उसे सपोर्ट भी करती है। अब साल आता है 2011, जहाँ सुपरस्टार ग्रुप सारा के स्कूल में एडमिशन लेते, जहाँ ये सब छोटे छोटे बच्चों के साथ पढ़ाई करते। दूसरी तरफ नाकू को फियोना की बहुत याद आ रही होती। दरअसल उसे बहुत बुरा भी लग रहा होता है कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। अब लोकल सेंटर में जब फियोना खेल रही होती है तब बस्ती के 2 छोटे लड़की आते और उसे रेबुसनी चैंपियनशिप खेलने को कहते। दरअसल अब तक फियोना सब बच्चों के लिए किसी रोल मॉडल से कम नहीं है। वो उस बच्चों को अगले साल खेलने की वादा करती है और वहीं कटिंडे भी अपने घर पे फियोना को इसी साल रेबुसनी चैंपियनशिप खेलने को कहते हैं। फियोना अब चाले चलने में और भी तेज हो गई है, जहां वो चंद कुछ मिनटों में कोच कटिंडे को भी हरा देती है। कटिंडे की बात सुन के फियोना इसी साल रेबुसनी चैंपियनशिप खेलने के लिए राजी हो जाती है, जहां दुनिया भर की बड़े बड़े इंटरनेशनल मास्टर्स आएंगे खेलने
खेलने के लिए। और इसी हिम्मत के लिए कटिंडे उसे शाबाशी देते और उसे बताते हैं कि तुम अपनी माँ की तरह एक फाइटर हो। अगर मुझे भी मेरी माँ की एक झलक देखने को मिल जाए तो उसके लिए मैं अपना सब कुछ लुटा सकता हूँ। कोच कटिंडे की अपनी माँ के प्रति लगाव देख के फियोना को भी अपनी माँ की बहुत याद आती है। इसलिए अगले दिन फियोना अपनी माँ से मिलने मार्केट जाती है, जहाँ नाको फियोना को देख बहुत भावुक हो जाती है। वो अपनी बेटी को गले लगा लेती है। वहाँ कोच कटिंडे भी आए होते हैं, जहाँ नाको कटिंडे को भेंट के तौर पर मकाई देती है और कटिंडे भी उसे वार्मली एक्सेप्ट करते हैं। अब दिन आता है रेबुसानी नेशनल चेस चैंपियनशिप टूर्नामेंट का, जहाँ फियोना की ओपोनेंट में क्रिस्टीन नाम की लड़की खेल रही होती है। ये दोनों ही फाइनल राउंड खेलते हैं वोमेन्स कैटेगरी चैंपियनशिप के लिए। और गेम शुरू होते ही कुछ ही चालों में क्रिस्टीन फियोना की क्वीन को मार देती है, जिसे फियोना के साथ साथ जितने भी लोग मैच देख रहे होते वो सब निराश हो जाते। तभी कटिंडे उसे मोटिवेट करते। कटिंडे की आवाज़ से फियोना और भी ध्यान से खेलने लगती है और धीरे धीरे करके उसके सारे प्लेयर्स को मारने लगती है। वहाँ पे जितने भी लोग मैच देख रहे होते वो सब समझ जाते हैं कि फियोना अपनी गेम में वापसी कर रही है और साथ ही क्रिस्टीन भी अब प्रेशर में आ जाती है। वहाँ पे फियोना की माँ नाको भी आई होती है। उसे गेम के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन पास के बच्चों से सुन के वो भी गेम को एंजॉय कर रही होती है। अब गेम में एक पल ऐसा भी आता है, फियोना अपनी एक प्यादे को आखिर तक लेके अपनी क्वीन को वापसी कर देती है, जिससे गेम पूरी तरह फियोना के फेवर में आ जाती है। और इसी तरह फियोना बहुत आसानी से क्रिस्टीन को अपनी चालों में फंसा देती है, जिसे वो मजबूरन सरेंडर कर देती है और ये गेम फियोना जीत लेती है। उसे मास्टर की टाइटल मिल जाती है। फियोना जब अपनी बस्ती में लौटती है तो पूरे काटवे के लोग उसकी वेलकम करके सेलिब्रेट करते हैं और ये फियोना की माँ के लिए एक प्राउड मोमेंट होता है। अब साल आता है 2012, जहाँ फियोना की लाइफ के ऊपर एक किताब भी छपती है और वहीं फियोना अपनी भाई ब्रायन और कटिंडे के साथ आके अपने पूरे फैमिली को एक जगह पर ले जाती है, जहाँ एक सुंदर सा घर होता है और ये घर होता है फियोना की, जो कि वो अपनी पैसों से खरीदी है अपनी माँ के लिए। नाकू ये देख बहुत भावुक हो जाती है। वो अपनी बेटी को गले लगाकर खुशी से रोने लगती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, देखा जाए तो ये पूरी मूवी फियोना की इर्द गिर्द चल रही होती है, लेकिन इसका असली हीरो उसकी माँ नाको और कटिंडे होते हैं, जो कि अपने सपनों के लिए नहीं बल्कि दूसरों के सपने के लिए सब कुछ त्याग कर देते हैं। नाको के पास बहुत सारे रास्ते थे, लेकिन वो हमेशा से अपने बच्चों के लिए सही रास्ता चुनी और ईमानदारी से अपनी फर्ज अदा करी। हम सब अपनी मुश्किल हालातों से बहुत जल्द निकलना चाहते हैं, इसलिए हमें इंतजार रहता है एक अवसर की, एक अपॉर्चुनिटी की, जो फियोना को चेस में दिखाई दी और वो इस अवसर को अपनी जीवन का आधार मान ली। अगर वो इस अवसर को नज़रअंदाज करती तो वो कभी भी उस बस्ती से बाहर नहीं निकल पाती और ना ही अपनी फैमिली को एक बेहतर जिंदगी दे पाती। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी।